फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। हम क्या पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में? तो हम पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ। सबसे पहले पार्ट में हमने क्या कवर किया? सबसे पहले हमने कवर किया है पूरे गंगा नदी को, गंगा नदी के सिस्टम को, अपवाह तंत्र को। पूरी गंगा नदी हमने समाप्त कर दिया पढ़ के, उसकी जितनी सहायक नदियाँ थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने दक्षिण भारत की नदियों को शुरू किया, जिसमें हमने दक्षिण भारत की 5 नदियों को पढ़ा कल की क्लास में। आज हम दक्षिण भारत की नदियाँ पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम दक्षिण भारत की उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हमने छोड़ रखा था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने किसको पढ़ा? दामोदर नदी को पढ़ा, ब्राह्मणी नदी को पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा वैतरणी नदी को। ठीक है, वैतरणी नदी को पढ़ा था और साथ ही साथ हमने महानदी को भी कवर किया था, है ना। महानदी को भी कवर किया था। तो ये हो गई 4। और एक नदी हमने और कवर किया था जिसका नाम था स्वर्ण रेखा। ये रही स्वर्ण रेखा नदी। ठीक, स्वर्ण रेखा को हमने कवर किया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बाकी की 5 नदियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो कौन कौन सी? चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे? गोदावरी नदी से। अब देखिए, आपको बस क्या जानना है सारी नदियों के बारे में? आपको लगभग बस उनके उद्गम स्थल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। किस क्षेत्र से बहते हैं, अपना मुहाना कहाँ बनाते हैं, गिरती किस जगह पे है, ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अधिकतर यहीं से पूछा जाता है। तो अगर गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में त्र्यंबक नाम की पहाड़ी पड़ती है, त्र्यंबक पहाड़ी से ये निकलती है और गिरती कहाँ पे है? तो ये आकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये रहा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। अपना डेल्टा ये कहाँ बनाती है? अगर डेल्टा आपसे पूछा जाए कहाँ बनाती है तो आप बताएंगे कि राजमुंद्री में ये अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, राजमुंद्री में अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, इसे जो है वृद्ध गंगा के नाम से या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी है? 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आप बताओगे वेनगंगा। ठीक है, वेनगंगा, ये रही वेनगंगा। ये क्या है? गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है कि जो दक्षिण की तरफ से जा करके गोदावरी मिलती है? तो ये देखिए, दक्षिण की तरफ से जा करके मिलने वाली नदी है। ठीक है, कौन सी है? मंजीरा नदी है ना। मंजीरा नदी है जो दक्षिण की तरफ से जाकर के मिलती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। प्रवरा हो गया, पूड़ा हो गया, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, वेनगंगा और पेनगंगा, इंद्रावती। ठीक है, कौन सी नदी? इंद्रावती। उसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है प्राणहिता। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, प्राणहिता और मंजीरा। मंजीरा क्या है? दक्षिण की तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है जो गोदावरी की दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट रिवर की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। जी हाँ, कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? पश्चिमी घाट पे है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का पूरा एरिया है। पश्चिमी घाट में कहाँ पे निकलता है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पे पड़ता है? तो महाबलेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर की घाटी में इसका उद्गम स्थल है। अगर आपसे पूछे कि इसका मुहाना कहाँ है तो आप क्या बताओगे? मुहाना आप बताओगे विजयवाड़ा। ठीक है, कहाँ बताएंगे? विजयवाड़ा बताएंगे इसका मुहाना इसका है। और आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गोदावरी नदी है और कृष्णा नदी, इसी के बीच में एक झील भी है, उस झील का क्या नाम है? तो वोलेरू नाम है। क्या नाम है? वोलेरू झील नाम है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियां याद रखिएगा कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा। ठीक है, कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं। एक तो तुंगभद्रा हो गया, है ना, तुंगभद्रा हो गया, घाट प्रभा, मालप्रभा, नोट करते चलिएगा, मालप्रभा। ठीक है, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, मूसी। ठीक है, और कौन सी है? कोयना भी इसकी सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोयना नदी है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है? अब देखिए, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन? कि ये जो
कृष्णा नदी है, ठीक है। जो कृष्णा नदी है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। अगर गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो कौन सी है? वेनगंगा है। जबकि कृष्णा की कौन सी है? तुंगभद्रा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैदराबाद किस जगह, किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे मूसी नदी। जबकि मूसी किसकी सहायक नदी है? मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा इंद्रावती नदी के बारे में। इंद्रावती नदी बस्तर के पहाड़ पर बहने वाली गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। बस्तर के पहाड़ पर बहने वाली। और जो मैंने वोलेरू झील आपको बताया है ये कहाँ है? अगर इसका लोकेशन आपसे पूछे तो आप बोलोगे कहाँ पे है? आंध्र तट, यानी कि आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। हाँ, एक पॉइंट आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा कृष्णा। पहली कौन सी है? पहली है गोदावरी, दूसरी कौन सी है? कृष्णा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेन्नार नदी की। तो जो पेन्नार नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कोलार में। कोलार आप सभी जानते हैं कि कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए, है ना। सोना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पे है कोलार? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और अगर इसके हम उद्गम की बात करें तो जो पेन्नार नदी है ये भी कहाँ गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? कावेरी नदी की। तो जो कावेरी नदी है वो वरुषनाद, कहाँ से? वरुषनाद पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी, सॉरी, वरुषनाथ से नहीं निकलती है। कावेरी नदी जो है, एक सेकेंड, कावेरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। और ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटक में। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कान खोल के, दिमाग को खोल के ध्यान से सुनिएगा कि कावेरी नदी की घाटी जो है, घाटी किसे कहते हैं? जैसे ये नदी मान लीजिए बह रही है, तो जहाँ से ये बह रही है ये इसके आसपास का जो एरिया होता है ये इसका घाटी क्षेत्र कहलाता है। तो कावेरी नदी का जो घाटी क्षेत्र है वो धान के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि जो महानदी है वो भी किसके लिए है? महानदी की घाटी भी धान के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे बहती है महानदी? छत्तीसगढ़ में बहती है। ये देखिए छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। जबकि कावेरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी चावल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे राइस बोल ऑफ सदर्न इंडिया कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? इसे दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहते हैं। दो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला है, गलती होने के पूरे चांसेस है। अगर आपसे पूछे धान, भारत के धान का कटोरा, तो आप क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़ बताएंगे। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत के धान का कटोरा कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कावेरी नदी की घाटी का क्षेत्र, ठीक है। और कावेरी नदी को क्या कहते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। जबकि गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? उसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। हालांकि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है केवल 2 राज्यों में है, एक तो कर्नाटक में है और दूसरा कहाँ है? दूसरा कहाँ है? सॉरी, तमिलनाडु में है, ठीक है। दूसरा कहाँ है? तमिलनाडु में है। लेकिन अगर हम इसके जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 4 राज्य में है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? एक तो तमिलनाडु हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? केरल हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? कर्नाटक हो गया, और चौथा कौन सा था? हैदराबाद था, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद का बंटवारा हो गया है, तो उसके साथ साथ अब कौन सा हो गया? तेलंगाना। अगर आपसे पहले पूछे कि जो पहले इसका विवाद किन राज्यों में था, तो आप 4 राज्य बताएंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और हैदराबाद। अब अगर पूछे तो कितने राज्य बताएंगे? 5 राज्य। भैया जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी ना कि जल ग्रहण क्षेत्र कैसे है। मान लीजिए ये कावेरी नदी बह रही है, ठीक है। कावेरी नदी बह रही है। अब कावेरी नदी केवल 2 राज्यों से गुजरती है, एक तो कर्नाटक, ठीक है, एक कर्नाटक और दूसरा कहाँ से? तमिलनाडु से। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। लेकिन इसमें कई सारी और नदियाँ आके मिलती हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ बहुत सारी, जैसे गंगा में कई सारी नदियाँ मिलती है, वैसे ही कावेरी नदी में भी कई सारी नदियाँ मिलती है, ठीक है। तो ये जो नदियाँ इससे आकर मिलती है ये पूरा इसी का क्षेत्र कहलाएगा, कावेरी नदी का ही क्षेत्र कहलाएगा। इसी को हम कहते हैं कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। या किसी भी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा होता है? जहाँ तक उसकी सहायक नदियाँ होती हैं वो पूरा क्षेत्र उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि सततवाहिनी नदी है ये, दक्षिण भारत की एकमात्र सततवाहिनी नदी है। क्यों सततवाहिनी है? अच्छा, सततवाहिनी का मतलब क्या होता है कि हर सीजन में बहती रहती है। आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत की अधिकतर नदियाँ
वो क्या है, मौसमी है, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग ही जब बारिश का समय रहेगा तभी उसमें जल रहेगा। गर्मियों के दिन में सारी की सारी सूख जाती हैं, जल कम हो जाता है। जबकि कावेरी एक ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जो वर्ष भर जल से डबाडब भरी हुई रहती है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो ये कावेरी नदी है, ठीक है, जो कावेरी नदी है, ध्यान से देखिएगा, कावेरी नदी का ये ऊपर का क्षेत्र हो गया यानी ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र हो गया, ये निचला जलग्रहण क्षेत्र हो गया। तो जो ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र है इसे जल कहाँ से मिलता है, तो इसे दक्षिण पश्चिम से आने वाला जो मानसून होता है वो जब वर्षा करता है तो यहाँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा जल मिल जाता है। और दूसरा, इसकी जो निचले जलग्रहण क्षेत्र को जल कहाँ से मिलता है, तो जब सर्दियों के समय में, ठीक है, आपको पता होगा कि सर्दियों के समय में उत्तर पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु में वर्षा होती है ना। किससे होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। कहाँ होती है, कोरोमंडल के तट पे। कोरोमंडल का तट कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो जब ये वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, हाँ, किस सीजन में होती है, तो शीतकाल में होती है ना, शीतकाल में होती है। तो शीतकाल में वर्षा होने की वजह से यहाँ पे जल की मात्रा अधिक हो जाती है, इसीलिए कावेरी नदी में कभी भी जल कम नहीं होने पाता है, यहाँ जल हमेशा ही रहता है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वेगाई नदी की। तो जो वेगाई नदी है ये वरुशनाद पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, वरुशनाद पहाड़ी से। एक पॉइंट आपसे और पूछा जा सकता है कि जो वेगाई नदी है, ठीक है, वेगई नदी, इसी के किनारे कौन सा शहर बसा है, मदुरई शहर बसा है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मदुरई जो है वो भारत का बड़ा ही प्राचीनतम शहर है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक पॉइंट नोट करने लायक है कि जो वेगई नदी है ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ये गिरती कहाँ है तब, तो ये जो है ये पाक की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कहाँ पे गिरती है, पाक की खाड़ी में गिरती है। नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, नोट कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन दे के आपको कंफ्यूज कर देगा। बंगाल की खाड़ी आपको लगेगा कि हाँ चलो भाई ये भी तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती जा रही है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती होगी, जबकि ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, कहाँ गिरती है, पाक की खाड़ी में गिरती है। दूसरी कौन सी नदी है, दूसरी है ताम्रपर्णी, लास्ट है ये ताम्रपर्णी नदी है। ताम्रपर्णी नदी, इसका उद्गम कहाँ है, तो इसका उद्गम जो है ये कहाँ पे है, ये है अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई कहाँ का है, कहाँ की चोटी है, तो अगस्त्यमलाई पश्चिमी घाट की, ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वहाँ पे कार्डमम हिल है। कार्डमम हिल जिसे हम क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ी कहते हैं। तो कार्डमम हिल की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है उसका नाम है अगस्त्यमलाई, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ है, गिरती कहाँ है ताम्रपर्णी, तो ये गिरती है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है, मन्नार की खाड़ी में। 2 पॉइंट्स आप लोग एकदम ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिएगा। एक तो वेगई नदी है जो कि कहाँ गिरती है, पाक की खाड़ी में गिरती है, और दूसरा ताम्रपर्णी नदी है जो कहाँ गिरती है, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो गाइज आज के सेशन में बस इतना ही। इसमें जो भी क्वेश्चन अगर बाकी रह गए होंगे तो एक प्रैक्टिस क्लास आपको दे दिया जाएगा, उस प्रैक्टिस क्लास में सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाएगा। दक्षिण भारत की नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे एग्जाम में आज तक जितने भी पूछे गए हैं, ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, दिमाग में बैठेगा। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारी नदियों को एक बार एटलस में ज़रूर देखिएगा। एटलस देखने से आपके दिमाग में चीज़ें फीड हो जाएंगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको बाकी की जो नदियां हैं, ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। तो अभी तक हमने किसको पढ़ा, पहले हमने गंगा को पढ़ लिया, गंगा के बाद हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को सभी को पढ़ लिया। पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों को, और एक प्रैक्टिस क्लास होगा, आपका पूरा नदी कवर हो जाएगा। फिर आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइए, पीसीएस लेवल तक आपका एक भी क्वेश्चन नदी से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की श्योरिटी है, 100% की गारंटी है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे रहिए।